हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 40 है, सभी की चर्चा की थी। लेकिन आज यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम 1 से 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह शायद 4 पार्ट में हमारा यह वीडियो बन सकता है। तो आज हम भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने 10 के बारे में डिटेल में अभ्यास करने वाले हैं। और साथ साथ दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल सकते हैं उनकी भी हम बात करें। ओके, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाया हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भारत देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। विश्व विरासत स्थल में शामिल होने का वर्ष कौन सा? तो कल मैंने आपको बताया था कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस स्थान को कब शामिल किया गया। कल हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यह आगरा का किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है 1983 में। आगरा का किला तथा अजंता की गुफाएं भारत के प्रथम स्थल है जिन्हें इस सूची में स्थान मिला। इन्हें यह मान्यता विश्व विरासत समिति के 7वें सत्र में 1983 में दिया गया। और 16वीं सदी में निर्मित यह किला यमुना के दाएं तट पर लाल बलुआ पत्थर से 2.5 किलोमीटर के घेरे में बनाया गया है। क्या यह आगरा का किला दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से 2.5 किलोमीटर के घेरे में बनाया गया है, जिसका यहां आप एंट्री गेट देख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ ले। विश्व विरासत स्थल में शामिल होने का वर्ष है 1983। आगरा का किला तथा अजंता की गुफाएं भारत के प्रथम स्थल है जिन्हें इस सूची में स्थान मिला। इन्हें यह मान्यता विश्व विरासत समिति के 7वें सत्र में 1983 में दिया गया। और 16वीं सदी में निर्मित यह किला यमुना के दाएं तट पर लाल बलुआ पत्थर से 2.5 किलोमीटर के घेरे में बनाया गया है। और इस किले के अंदर अनेक महल, मीनार एवं मस्जिद है, जिनका निर्माण 16वीं से 18वीं सदी के बीच हुआ है। इनमें खास महल, शीश महल, दीवान महल, दीवान ए आम, नगीना मस्जिद तथा पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना मोती मस्जिद विशेष महत्वपूर्ण है। ओके, तो यह 16वीं से 18वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ है। इनमें खास महल, शीश महल, दीवान महल, दीवान ए आम, नगीना मस्जिद तथा पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना मोती मस्जिद विशेष महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए बताइए, पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना मोती मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल की एक खास विशेषता है? तो मैंने जिसका जिक्र किया, आगरा का किला। आगरा के किले की एक खास विशेषता है श्वेत संगमरमर से बना एक मोती मस्जिद का नमूना। ओके, आगे बात करें तो आगरा के किले को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? यह आगरा के किले को विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। और आगरा का किला किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा का किला किस नदी के तट पर? हमने किसकी बात की? यमुना नदी की बात की। तो आगरा का किला दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है और ताजमहल भी यमुना नदी के तट पर। और भारत देश की दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया है? 1983 में। और इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 5वीं या 6ठी शताब्दियों तक विभिन्न चरणों में हुआ। पर अधिकांश भित्ति चित्र 5वीं या 6ठी शताब्दी में वाकाटक एवं गुप्त काल में बनाए गए हैं। तो यहाँ हमें याद रख लेना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कब शामिल किया गया है? 1983 में। और यहाँ ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 5वीं या 6ठी शताब्दियों तक विभिन्न चरणों में कार्य हुआ है।
और अधिकांश भित्ति चित्र 5वीं या 6वीं शताब्दी में वाकाटक एवं गुप्त काल में बनाए गए हैं। और इन गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए 31 गुफाएं, क्या चट्टानों को काटकर 31 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिनके दीवारों पर अनूठी चित्रकारी की गई है। और इन चित्रों के विषय अधिकांशतः बौद्ध है, क्या इन चित्रों के विषय अधिकांशतः बौद्ध है। और चित्रों की शैली श्रीलंका के सिगिरिया चित्र शैली से मिलती जुलती है, क्या यहाँ जो दोस्तों गुफाओं में जो चित्रों के निर्माण किए गए हैं, तो यह चित्रों की शैली श्रीलंका के सिगिरिया चित्र शैली से मिलती जुलती है। यह चित्र शैली का नाम हमें याद रख लेना है, क्या नाम है? सिगिरिया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अजंता की गुफाएं के चित्र अधिकांशतः किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में स्थित यह जो चित्र बनाए गए हैं वो अधिकांशतः किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा के चित्रों की शैली किस देश के सिगिरिया चित्र शैली से मिलती जुलती है? तो मैंने किसका जिक्र किया? श्रीलंका का जिक्र किया कि अजंता की गुफा के चित्रों की जो शैली है वो श्रीलंका देश के सिगिरिया चित्र शैली से मिलती जुलती है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, श्रीलंका। और अजंता के गुफा समूह में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ गुफाओं की संख्या है दोस्तों 31। कितनी? 31। अब एलोरा की गुफाओं की बात करें तो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है? 1983 में। और अजंता के पास ही एलोरा की गुफाएं स्थित है। इन गुफाओं में कुल मिलाकर 34 मठ एवं मंदिर है, क्या यहाँ एलोरा की गुफाओं में कुल मिलाकर 34 मठ यानी कि मंदिर है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा या तो मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर, क्या कैलाश मंदिर। और अजंता में जहां मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है, वहीं एलोरा में बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्र है। तो यह महत्वपूर्ण बात आई कि अजंता की गुफाओं में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है, जबकि एलोरा की गुफा में बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से किस गुफा समूह में बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? तो हमने किसका जिक्र किया? हमने जिक्र किया एलोरा की गुफाओं का। तो एलोरा की गुफा में दोस्तों बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्र दोस्तों पेंटिंग किए गए हैं। और चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है ताजमहल, विश्व के 7 अजूबे में शामिल है हमारा यह ताजमहल, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। और 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ताजमहल को शामिल कर लिया गया। विश्व के 7 आश्चर्यों में से शामिल ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल, जिसका निधन दोस्तों 1631 में हुआ, तो तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1631 से लेकर 1648 के बीच करवाया गया था। इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी इसका प्रमुख वास्तुकार था। और मुगलों की विशेष शैली में श्वेत संगमरमर से बने इस भव्य मकबरे में भारतीय, इस्लामी एवं ईरानी वास्तुकला की विशेषताओं का सुंदर संयोग मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, याद रख लो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1631 से लेकर 1648 के बीच करवाया था। और इसका मुख्य वास्तुकार का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मुगलों की विशेष शैली में श्वेत संगमरमर से बने इस भव्य मकबरे में भारतीय, इस्लामी एवं ईरानी वास्तुकला की विशेषताओं का सुंदर संयोग मिलता है। 17 हेक्टेयर के मुगल उद्यान के बीच तथा यमुना के दाएं किनारे पर स्थित यह मकबरा 4 कोठी पर 4 मीनारों से युक्त अष्टकोणीय इमारत है। ताजमहल एक मकबरा है और अष्टकोणीय इमारत है। और इस पर कीमती पत्थरों से सजा तथा फूलों के विशेष बेल बूटों से सजावट की गई है। और कीमती पत्थरों से जो सजावट की गई है इसे बोलते हैं चित्रादरा शैली।
और फूलों के विशेष बेल बूटों से जो सजावट की गई है इसे कहते हैं अरेबिस्क शैली। तो चलिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह क्या नाम है? शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो मुगल बादशाह शाहजहां की तीसरी पत्नी जिसका नाम है मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जिसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। और 5वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो नाम है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के जो स्मारक है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यूनेस्को द्वारा दोस्तों 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया महाबलीपुरम के स्मारक को। 7वीं या 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा चेन्नई से 58 किलोमीटर की दूरी पर कोरोमंडल तट पर इन स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। लोकेशन याद रख लो। एक तो समय है 7वीं या 8वीं शताब्दी। पल्लव राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कहां पर? चेन्नई से 58 किलोमीटर की दूरी पर कोरोमंडल तट पर इन स्मारकों का निर्माण करवाया गया। और इस समूह में लगभग 40 स्मारक है। क्या? महाबलीपुरम के स्मारक में तकरीबन 40 स्मारक है, जिनमें रथ मंदिर, इसे रथ मंडप भी कहते हैं, अर्जुन का पश्चाताप यानी कि भागीरथ का पश्चाताप तथा अन्य मंदिर एवं मूर्तियां हैं। और ये स्मारक द्रविड़ मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति कला के अद्भुत उदाहरण है। एक बार फिर से पढ़ ले। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। 7वीं या 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर इन स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। और इस समूह में लगभग 40 स्मारक है। कितने? 40, जिनमें रथ मंदिर यानी कि रथ मंडप, अर्जुन का पश्चाताप यानी कि भागीरथ का पश्चाताप तथा अन्य मंदिर एवं मूर्तियां है। और ये स्मारक द्रविड़ मंदिर निर्माण कला एवं मूर्ति कला के अद्भुत उदाहरण है। चलिए बताइए, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो महाबलीपुरम स्मारक किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन महाबलीपुरम के स्मारक का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने करवाया था? ऐसा क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? आंसर आपको देना है पल्लव वंश के राजाओं ने या महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण करवाया था। किसने? पल्लव राजवंश के राजाओं ने। तो रथ मंदिर यानी कि रथ मंडप निम्न में से किस स्मारक समूह का एक स्थापत्य है? तो रथ मंदिर दोस्तों महाबलीपुरम स्मारक का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कल मैंने आपको बताया था। कल हमने क्या बताया था दोस्तों कि महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में स्थित है और कब यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, यानी कि वर्ष हमें याद रखना था। ओके, और आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। वाकई में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, ऐसा एक भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसा नहीं है जिसका जिक्र एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया हो। चाहे कोणार्क सूर्य मंदिर ले लीजिए या चाहे महाबलीपुरम, ताजमहल, कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ले लीजिए, लेकिन इसका जिक्र आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है और 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। और यह ओडिशा के पुरी जिले में महानदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। क्या? ओडिशा के पुरी जिले में महानदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर यह कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है।
इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या? यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ओके, तो यह ओडिशा के पुरी जिले में महानदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है और यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। और सूर्य यानी कि अर्क के 7 घोड़े एवं 24 पहिए वाले मिथकीय रथ के आकृति का मंदिर बनाया गया है। क्या? इमेज में देख सकते हैं यहां पर यह रथ के पहिए लगे हुए हैं। तो सूर्य के 7 घोड़े एवं 24 पहिए वाले मिथकीय रथ के आकृति का यह मंदिर बनाया गया है और मंदिर को पाषाण मूर्तियों से सजाया भी गया है। क्या? यह मंदिर को पाषाण मूर्तियों से सजाया भी गया है। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के किस जिले में? ओडिशा के पुरी जिले में। और किस नदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है? तो हमने किस नदी का जिक्र किया? महानदी का जिक्र किया। महानदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। एक बार फिर से देख लो यहां पर कि यह ओडिशा के पुरी जिले में महानदी के डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर यह मंदिर स्थित है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं? निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं? तो याद रख लो, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। चलिए 7वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो एक दोस्तों प्राकृतिक श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, यह है मानस वन्य जीव अभयारण्य। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। और दोस्तों 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। तो हिमालय की तराई में तथा मानस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर 50,000 हेक्टेयर यानी कि 1,20,000 एकड़ में यह अभयारण्य फैला हुआ है और यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। और यहाँ स्तनधारियों के 55 प्रजाति, जिनमें से 21 लुप्तप्राय है, सरीसृप के 36, उभयचर के 3 तथा पक्षियों की 350 प्रजातियां हैं और वनस्पतियों की दृष्टि से भी यह बहुत ही समृद्ध है। एक बार फिर से पढ़ ले, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए कि हिमालय की तराई में तथा मानस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर 50,000 हेक्टेयर यानी कि 1,20,000 एकड़ में यह अभयारण्य फैला हुआ है। कौन सा? मानस वन्यजीव अभयारण्य। असम प्राकृतिक श्रेणी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1985 में। और यहाँ जैव विविधता की बात करें तो यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ स्तनधारियों के 55 प्रजाति, जिनमें से 21 लुप्तप्राय है, सरीसृप के 36, उभयचर के 3 तथा पक्षियों की 350 प्रजातियां हैं और वनस्पतियों की दृष्टि से भी यह मानस वन्य जीव अभयारण्य बहुत ही समृद्ध है। और इसे 1907 में आरक्षित वन, 1928 में अभयारण्य, 1973 में बाघ रिजर्व तथा 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। दोस्तों मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 1907 में आरक्षित वन घोषित किया गया, 1928 में अभयारण्य घोषित किया गया, 1973 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। और इसे 1992 में यानी कि 1992 में खतरा वाले विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। तो चलिए बताइए, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर स्थित है? यहां नदी का जिक्र किया गया है। बताइए कि मानस वन्यजीव अभयारण्य किस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर स्थित है? तो हमने किस नदी का जिक्र किया? मानस नदी का जिक्र किया कि मानस वन्यजीव अभयारण्य मानस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर स्थित है। और यहां हमने क्या पढ़ा था? देखो कि हिमालय की तराई में तथा मानस नदी की घाटी में भारत भूटान सीमा पर 50,000 हेक्टेयर यानी कि 1,20,000 एकड़ में यह अभयारण्य फैला हुआ है।
ओके, चलिए 8वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यह भी प्राकृतिक श्रेणी में यानी कि नेचुरल कैटेगरी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। नाम है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। क्या? काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। 1985 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में 42.996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और गैंडों के संरक्षण के लिए इसे दोस्तों 1908 में संरक्षित वन घोषित किया गया। क्या? गैंडों के संरक्षण के लिए यह काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य को 1908 में संरक्षित वन घोषित किया गया। 1950 में इसे काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य तथा 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से भी यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो याद रखो यह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में 42.996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। और गैंडों के संरक्षण के लिए 1908 में संरक्षित वन घोषित किया गया। 1950 में इसे काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और एक सींग वाले गैंडों के लिए यह विश्व में सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्या? एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व में सबसे बड़ा अभयारण्य है यह काजीरंगा नेशनल पार्क। और गैंडों के अतिरिक्त अन्य अनेक पशु एवं पक्षी प्रजातियां भी यहां पाई जाती है। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा। क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा को यहां रिक्त स्थान दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। काजीरंगा को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चलिए 9वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी प्राकृतिक श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। और यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। तो काजीरंगा एवं मानस की तरह यह भी प्राकृतिक श्रेणी का विश्व विरासत स्थल है। क्या? काजीरंगा एवं मानस की तरह यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी प्राकृतिक श्रेणी का विश्व विरासत स्थल है। 1900 में यह भरतपुर के महाराजा के पक्षी के शिकार के लिए आरक्षित था। क्या? यह भरतपुर के महाराजा के पक्षी के शिकार के लिए आरक्षित था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1956 में पक्षी अभयारण्य बना, पर महाराजा का शिकार का अधिकार 1972 तक बना रहा। और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। क्या? 1982 में केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1981 में इसे रामसर साइट, क्या? रामसर साइट घोषित किया गया। और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, चीन, साइबेरिया इत्यादि दूरस्थ स्थल से ऋतु प्रवास के लिए आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो चलिए बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के महाराजा के पक्षी के शिकार के लिए आरक्षित था? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के महाराजा के लिए शिकार के लिए, पक्षियों के शिकार के लिए आरक्षित था। कहाँ के महाराजा? भरतपुर के। और 10वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है गोवा के चर्च तथा कॉन्वेंट्स, जो गोवा में स्थित है। और दोस्तों 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। तो गोवा की पुरानी राजधानी जिसे वेल्हा गोवा भी कहते थे, यहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा बनवाए गए अनेक इमारतें हैं। क्या? पुर्तगालियों द्वारा गोवा में अनेक इमारतों का निर्माण करवाया गया है। इनमें संत फ्रांसिस जेवियर का मकबरा तथा अन्य अनेक कैथोलिक स्थल है। और यहाँ 60 चर्च थे। क्या? गोवा में 60 चर्च थे, जिनमें से अब कुछ ही बचे हैं। इन्हीं चर्चों एवं इमारतों के कारण गोवा को पूर्व का रोम कहा जाने लगा था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्व का रोम किसको कहा जाता है? गोवा को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एक बार फिर से पढ़ ले
कि गोवा की पुरानी राजधानी जिसे वेल्हा गोवा भी कहते थे, यहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा बनवाए गए अनेक इमारतें स्थित है और इनमें संत फ्रांसिस जेवियर का मकबरा तथा अन्य अनेक कैथोलिक स्थल भी है। यहाँ 60 चर्च थे जिनमें से अब कुछ ही बचे हैं और इन्हीं चर्चों एवं इमारतों के कारण गोवा को पूर्व का रोम भी कहा जाने लगा था। तो चलिए, गोवा में किसके द्वारा बनवाए गए अनेक इमारतें हैं, किसके द्वारा बनवाई गई है? तो गोवा में दोस्तों किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों द्वारा अनेक इमारतें बनवाई गई है। और यहाँ वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 11 से लेकर 20 ऐसे महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।